Hello students, welcome back to the next session of sexual reproduction in flowering plant। आज हम लोग पोलिनेशन के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में वैसे फैक्टर जो क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रैंड है उसको एंथर से स्टिग्मा तक क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उस एजेंट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। पिछले सेशन में ऑलरेडी हम लोग एबायोटिक फैक्टर के बारे में स्टडी कर लिए थे। एबायोटिक फैक्टर दैट इज विंड और पोलिनेशन, विंड के बारे में भी स्टडी कर लिए थे और वाटर के बारे में भी स्टडी कर लिए थे। विंड के द्वारा जो पोलिनेशन किया जा रहा था उसे कह रहे थे हम लोग एंटोमोफिली, और वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन हो रहा था उसे हम कह रहे थे हाइड्रोफिली। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोटिक फैक्टर दैट इज बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक फैक्टर और एजेंट्स। बायोटिक में क्या हो सकते हैं आप लोग खुद सोचिए, एज्यूम कीजिए। सबसे फर्स्ट थिंग इंसेक्ट आ सकते हैं। इंसेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं खुद से एज्यूम कीजिए। इंसेक्ट का बात करें तो बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, काइट्स एक्सेट्रा। और इन सभी में सबसे मोस्ट जो प्रीफरेबल होते हैं वो होते हैं बीज, हनी बी जो होते हैं मोस्ट प्रीफरेबल होते हैं। मोस्टली इंसेक्ट में टोटली जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सभी इंसेक्ट में अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल कौन सा इंसेक्ट्स होता है तो वो होता है बीज पोलिनेशन के लिए। और जो इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उस टर्म को उसे टर्म दिया जाता है एंटोमोफिली। अंडरस्टैंड। वाटर और इंसेक्ट्स इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वाटर के द्वारा विंड को भी क्या कहा जा रहा था, एंटोमोफिली। लेकिन स्पेलिंग में देखिए वहाँ पर स्टार्टिंग स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे भी एंटोमोफिली कहा जाता है, लेकिन उसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या होता है, ई। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है हमारा और भी कौन सा एनिमल बायोटिक फैक्टर दैट मीन उसमें लाइफ हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग थिंग्स हो। जो लिविंग थिंग्स हो उनके द्वारा जो पोलिनेशन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, बायोटिक फैक्टर। और क्या सकते हैं इंसेक्ट के बाद इंट, टर्माइट्स, एंड्स के द्वारा ही पोलिनेशन होता है, टर्माइट्स के द्वारा ही पोलिनेशन होता है। स्वीट के लिए मीठा, अपने फूड के लिए मीठा जहाँ देखते हैं हम लोग कि जहाँ पर भी स्वीट प्रोडक्ट जहाँ पर भी नीचे सॉइल पर गिरा हुआ होता है वहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या ऑलमोस्ट चारों तरफ से कहीं ना कहीं से एंड्स और टर्माइट्स जैसे क्या हो जाते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो उसके द्वारा ही फ्लावर में क्या होता है, पोलिनेशन होता है। तो एंड और टर्माइट्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे बोला जाता है मिरमैकोफिली। अंडरस्टैंड। इसके बाद बैट, चमगादड़ का नाम सुने हैं, सभी लोग जानते होंगे। चमगादड़ हमारे यहाँ नॉर्मली मिलता है। तो ये जो बैट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है, जो बैट के द्वारा भी तो पोलिनेशन हो सकता है, तो बैट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे बोला जाता है कायरेप्टेरोफिली। बैट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे क्या टर्म दिया जाता है, कायरेप्टेरोफिली। और बर्ड्स कुछ स्मॉल बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, सनबर्ड्स, इनके द्वारा भी पोलिनेशन होता है। तो जो हमिंग बर्ड्स और सन बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है इसे बोला जाता है ऑर्निथोफिली। और एक और बायोटिक एजेंट है, देखिए तो कौन सा छूट रहा, ऑलमोस्ट कॉमन एनिमल्स में हम क्या कह सकते हैं, जितने भी हायर एनिमल हो, चाहे वह ह्यूमन हो, ऑक्स हो, काऊ हो,
हॉर्स हो, एस हो, एलिफेंट हो, एवरीथिंग जो भी हम लोग क्या प्लांट की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तो हमारे जो भी हायर एनिमल हैं उनके द्वारा जो भी पॉलिनेशन होगा उसे एक कॉमन टर्म दिया जाता है जूफिली। कॉमन टर्म क्या होता है? जूफिली। इन सब के लिए ये भी तो क्या है एनिमल्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो एनिमल्स को कॉमनली हम क्या कहते हैं? जूफिली। लेकिन इसमें स्पेशली इंसेक्ट को क्या कहा जाता है? इंटोमोफिली। एंट और टर्माइट को मिर्मैकोफिली, बैट्स को कायरेप्टोरोफिली, बर्ड्स को ऑर्निथोफिली और एनिमल्स को जूफिली। इसके साथ साथ कुछ और भी क्या होते हैं, अब एनिमल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। जैसे में रेप्टाइल्स, अगर हम रेप्टाइल्स का बात करें, रेप्टाइल्स में गैको लिजार्ड, और गार्डन लिजार्ड। आर्बोरियल्स में क्या होते हैं? ट्री ड्वेलिंग जो आर्बोरियल का दैट मीन्स जो हवा में अपना लाइफ क्या करते हैं? बिताते हैं। तो जो ट्री ड्वेलिंग, ट्री में अपना भोजन जो ट्री के अंदर क्या करते हैं? अपना आवास बनाते हैं। ट्री के अंदर अपना आवास बनाते हैं। तो ट्री ड्वेलिंग जो बर्ड्स होते हैं वे भी क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। उसके साथ साथ कुछ प्राइमेट्स भी होते हैं। प्राइमेट्स में आपका लेमर्स। तो ये सारे इतने सारे फैक्टर होते हैं लगभग ऑलमोस्ट जो पॉलिनेशन में बायोटिक फैक्टर के रूप में काम करते हैं। अब बायोटिक फैक्टर के रूप में तो ये काम करते हैं, लेकिन जो बायोटिक एजेंट्स हैं, बायोटिक एजेंट्स तो ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे आपके तरफ पॉलिनेशन के लिए। आपको पॉलिनेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक शिफ्ट करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, अट्रैक्टिव पॉइंट चाहिए। तो उस अट्रैक्टिव पॉइंट को देखते हैं थोड़ा सा। उससे पहले आप इसको देख लीजिए एक बार। अब हम लोग देखते हैं बायोटिक एजेंट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें फ्लावर का नेचर क्या होता है, फ्लावर का कैरेक्टर क्या होता है, क्या होना चाहिए, शुड बी, मस्ट बी। फ्लावर का नेचर दैट इज, अब आप लोग खुद बताइए, सोचिए कि बायोटिक एजेंट्स हैं। बायोटिक एजेंट्स को क्या करना? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसको आकर्षित करना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अपने पास खुद का एक अट्रैक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अट्रैक्टिंग पॉइंट के रूप में क्या फ्लावर डेवलप कर सकते हैं? खुद से सोचिए, देखिए। तो अपना जो फ्लावर में पेटल्स है, पेटल्स का फ्लावर के पूरे फ्लावर को क्या कर सकते हैं? कलरफुल फ्लावर डेवलप कर सकते हैं, पूरी तरह से कलरफुल। उसमें स्पेशल सेंट, स्मेल, फ्रैग्रेंस डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ नेक्टर, कुछ एनिमल्स नेक्टर्स के लिए भी आते हैं। ऑलमोस्ट जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट किसके लिए अट्रैक्टिव होते हैं? नेक्टर के लिए, अपने फूड के लिए। नेक्टर क्या होता है? याद है कुछ? नेक्टर पिटल्स का, जो फ्लावर का जो बेस पॉइंट होता है, पिटल के बेस पॉइंट पर, उस पर फ्लूइड मटेरियल डेवलप होते हैं। फ्लूइड मटेरियल सीक्रेट होते हैं, जिनका क्या होता है? टेस्ट तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% केसेज में वो स्वीट होते हैं, और एकदम बिल्कुल उसमें न्यूट्रिशन का जो अमाउंट होता है ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट या जो लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, वे सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे कि उन्हें आसानी से क्या हो सके? फूड मिल सके। हनी भी क्या करता है? वही नेक्टर को कलेक्ट करता है, और उसी नेक्टर को कलेक्ट करके क्या, जो शहद, हनी का प्रोडक्शन करता है। तो हनी का प्रोडक्शन उसी नेक्टर से होता है। तो नेक्टर का प्रोडक्शन किसके लिए? उसको अट्रैक्ट करने के लिए। पर्पस तो है हमारा पॉलिनेशन, लेकिन पॉलिनेशन के लिए कोई ना कोई ऐसा हमें अपने आप में एक ऐसा मॉडिफिकेशन आना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, जिससे कि जो एनिमल्स है, जो बायोटिक एजेंट है, उसे हम क्या कर सके? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसमें फ्लावर का कलर क्या कर सकते हैं? ब्राइटन कर सकते हैं, चमकीला, आकर्षित और कलरफुल कर सकते हैं। स्पेशल सेंट, फ्रैग्रेंस को डेवलप कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर फ्लावर का नेचर बोले तो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल flower should be bright and
एंड कलरफुल। फ्लावर कैसा होना चाहिए? ब्राइट, चमकीला और कलरफुल होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? उसमें स्पेशल फ्लावर्स हैविंग शुड हैव स्पेशल फ्रैग्रेंस, और कह सकते हैं सेंट। फ्लावर के पास अपना खुद का क्या होना चाहिए? स्पेशल सेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से, फ्रैग्रेंस की वजह से एनिमल्स क्या हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, मोहित होकर के अट्रैक्टिव हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? उसके अंदर नेक्टर का प्रोडक्शन होना चाहिए। नेक्टर का प्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करेगा। फ्लावर्स प्रोड्यूसेड नेक्टर, नेक्टर का प्रोडक्शन करना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और कुछ बताइए। फ्लावर सबके जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में थोड़ा बाहर दिखना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि फ्लावर क्या है कि पूरा का पूरा प्लांट है, उसी प्लांट में क्या हो रहा है, एकदम बिल्कुल सा क्या किया हुआ है, उसी में प्लांट में छिपा हुआ है। तो जब छिपा हुआ फ्लावर रहेगा प्लांट के अंदर ही, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसी में लीफ के इनसाइड ही, तो क्या बाहर वाले एजेंट को दिख पाएगा? बिल्कुल नहीं दिख पाएगा। तो उसे क्या होना चाहिए? बाहर एक्सपोज होना चाहिए, जिससे कि वह सभी बायोटिक फैक्टर को क्या कर सके, आराम से आसानी से दिख जाए, कहीं से भी, दूर से भी, इधर से भी, उधर से भी, कहीं से भी दिख जाए। उसके साथ क्या 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 होना चाहिए? साइज बड़ा होना चाहिए। साइज बड़ा होगा तभी तो सबको आसानी से दिखेगा। माइक्रो साइज में होगा तो क्या होगा? माइक्रो साइज छोटा एकदम बिल्कुल साइज में होगा तो इंसेक्ट उसकी तरफ दूर से नहीं देख पाएंगे, एनिमल दूर से नहीं देख पाएंगे। तो दूर से दिखने के लिए क्या होना चाहिए? उसका साइज, फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए। या अगर छोटा छोटा भी है तो उसे बंडल में, बंच में होना चाहिए, गुच्छे में होना चाहिए, जिससे कि एक गुच्छा अगर रहेगा, पूरी तरह से बंच रहेगा तो क्या होगा? उस बंच की वजह से दूर से ही एनिमल को दिख जाएगा कि क्या वहाँ पर कुछ ना कोई फ्लावर है, जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा। फ्लावर साइज शुड बी बिग, बड़ा होना चाहिए। और इफ स्मॉल, अगर वो साइज में क्या है? स्मॉल है, देन क्या होना चाहिए? देन इन बंच, बंच में होना चाहिए। बंच में होने से क्या होगा? उसका बेनिफिट क्या होगा? बंच में होने से वो जो भी एनिमल्स हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, बैट है, उन्हें दूर से ही क्या हो जाएगा? वो दिख जाएगा। तो ये फ्लावर का नेचर होना चाहिए, बायोटिक एजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के पर्पस के लिए। तो आई होप कि आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ आता है कि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ लें। क्रॉस पॉलिनेशन में ही अभी तक हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। क्रॉस पॉलिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा? क्रॉस पॉलिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा? वेरिएशन के लिए, वेरिएशन को डेवलप करने के लिए। तो वेरिएशन को डेवलप करने के लिए हम तो आज मान लेते हैं कि नाम हम लोग सुने हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हमारा अपना खुद का इजाद किया हुआ, ह्यूमन का इजाद किया हुआ टेक्निक है, जिसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन नेचर ने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा आउट ब्रीडिंग के लिए, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, कि क्रॉस ब्रीडिंग को इंश्योर किया जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ कैरेक्टर को डेवलप किया होगा। तो उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के लिए नेचर ने कुछ न कुछ तो किया होगा, कुछ न कुछ डेवलपमेंट किया होगा। तो नेचुरल टेक्निक देख रहे हैं। नेचुरल टेक्निक में क्या, आप खुद से सोचिए कि क्रॉस ब्रीडिंग कराना है, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है तो नेचुरली रूप से हमें उसमें कुछ नहीं करना पड़े। वो कहाँ हो सकता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दैट इज नेचर ने क्या डेवलप किया? डेवलपमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर का डेवलपमेंट कर दे किसी कोई प्लांट है, एक प्लांट को हम जैसे पपाया में क्या होता है, एक मेल प्लांट होता है, दूसरा फीमेल प्लांट। वो नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाएगा, जो दो प्लांट है दोनों प्लांट में कहीं ना कहीं से तो पॉलिनेशन होगा किसी दूसरे प्लांट में। तो जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप में तो डिफरेंस आ जाएगा। तो यही तो चाहिए, जेनेटिक मेकअप का डिफरेंस, वही तो वेरिएशन लाएगा। तो वेरिएशन लाने के लिए क्या नेचुरल, सबसे फर्स्ट नेचुरल टेक्निक क्या है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का क्या कर दे रहे हैं हम लोग, डेवलपमेंट कर दे रहे हैं। ये तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का डेवलपमेंट कर दिए, तब हो गया। अब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या कर सकते हैं, देखिए तो सबसे पहला चीज बाइसेक्सुअल फ्लावर में नेचर क्या कर सकता है कि जो मैचुरेशन है फ्लावर में, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट इन उसमें एंड्रोसियम भी है और गाइनोसियम भी है। एंड्रोसियम दैट इज आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोसियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोनों का जो मैचुरेशन है उसके मैचुरेशन में ही टाइम गैप कर दे रहा है कि या तो एंड्रोसियम ही पहले मैच्योर हो जा रहा है, तो एंड्रोसियम अगर पहले मैच्योर हो गया तो एंथर पहले ही क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा। अगर पहले ही क्या हो जाएगा, बस्ट कर जा रहा, तो उससे क्या होगा कि पहले ही उस पर क्या हो गया, जो पॉलन ग्रेन है वहाँ से चारों तरफ से बिखर गया, स्टिग्मा यहाँ पर मैच्योर हुआ ही नहीं है। वही अगर तो या फिर ये भी कर सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही क्या कर सकते हैं, उसको पहले ही डेवलप करा दिए, मैच्योर करा दिए, दैट इज मैचुरेशन टाइम गैप, मैचुरेशन टाइम गैप of androsium and gynoecium। और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए बाय द वे क्या हो गया, दोनों मैच्योर एक साथ हो जा रहे हैं, कोई इसमें टेक्निक काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर दे रहे हैं, पोजीशन डिफरेंस ही कर दे रहे हैं। पोजीशन डिफरेंस। अब इस पोजीशन डिफरेंस में क्या कर सकते हैं हम, पोजीशन डिफरेंस में नॉर्मल क्या होता है, देखिए तो नॉर्मल अगर फ्लावर को देखें तो क्या एंथर और स्टिग्मा, एंथर ऊपर होता है और स्टिग्मा नीचे होता है, तभी तो ऊपर से जब बस्ट करेगा एंथर तो उसमें से जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे वो नीचे की तरफ आएंगे। नॉर्मल केस में ये होता है, इसके अपोजिट कर दे रहे हैं। पोजीशन टाइम गैप में क्या, पोजीशन डिफरेंस में क्या कर दे रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट, स्टिग्मा यहाँ पे है और एंथर को यहीं पर छोड़ दे रहा है, बेस पॉइंट पर ही क्या कर दिए, छोड़ दिए। बेस पॉइंट पर जब एंथर रहेगा तो एंथर जब यहाँ बस्ट करेगा तो क्या ये ऊपर जा सकता है, इसमें इसके पास अपना खुद का फ्लाई करने का कैपेसिटी टेंडेंसी तो नहीं है। खुद अगर कुछ थोड़ी बहुत अगर किसी दूसरे फैक्टर की तरफ हेल्प से अगर ऊपर बढ़ता भी है, जिससे जो हमारे जो प्लैनेट का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ऊपर जाना ही नहीं देगा, नीचे ही रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो सेल्फ जो उसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं जा पाएगा, अर्थात कि वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पर प्रिवेंट हो जाएगा, वहाँ पर इनहिबिट कर दिया जाएगा, प्रिवेंट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और नाम सुने होंगे आप लोग, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का कैरेक्टर डेवलप करते हैं। ये कैरेक्टर क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का कैरेक्टर, सोचिए तो सेल्फ खुद का, सेल्फ दैट मीन्स खुद का, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब अपने के जैसे के साथ, अपने सेम वाले जेनेटिक मेकअप के साथ वो अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है, अनकंफर्ट विथ सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप, सेम टाइप ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस, दैट इज कह सकते हैं कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन दोनों है, स्टिग्मा है और एंथर है। इस एंथर के इनसाइड क्या हो रहा है,
एंथर है, एंथर के इनसाइड पोलन ग्रेन है, और ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा के पास ये आप लोग पहले से ही जानते हैं कि उसके पास क्या होता है, खुद का कैपेसिटी होता है कि वो जो भी पोलन ग्रेन आ रहा है उस पोलन ग्रेन का जेनेटिक मेकअप को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है कि ये जो जेनेटिक जो पोलन ग्रेन आ रहा है, पोलन ग्रेन जो यहाँ पर ला आकर के लैंड होगा स्टिग्मा के ऊपर, तो इसका जेनेटिक मेकअप जो है, जेनेटिक सीक्वेंस है, इसको क्या कर लेगा, खुद से डिटेक्ट कर लेगा, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अब इसको आइडेंटिफाई करने से इसको बेनिफिट क्या होगा, इसे ये पता चल जाएगा कि ये जो पोलन ग्रेन है फॉरेन पोलन ग्रेन है, दैट मीन्स दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन है, या मेरे ही प्लांट का पोलन ग्रेन है, क्योंकि जेनेटिक मेकअप है ये तो आइडेंटिफाई कर ले रहा है। तो यहाँ पर अगर सेम प्लांट का अगर क्या है पोलन ग्रेन है तो उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, उसको आप पोलन ट्यूब का अपने इनसाइड स्टिग्मा के नीचे जो स्टाइल है इसमें एंट्री को ही ब्लॉक कर देगा, यहाँ पर इसको एंट्रेंस देगा ही नहीं। इसी को कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का भी जो कैरेक्टर है इसको डेवलप कर दिया जाता है नेचुरली तौर पे, क्या, आउट ब्रीडिंग के पर्पस के लिए। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, अनकम्फर्ट विथ सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप, दैट इज, और ये किसके लिए है सब, वेरिएशन को इनकरेज करने के लिए। और ये किसके द्वारा किया जाता है, स्टिग्मा के द्वारा किया जाता है, दैट इज, इसको हम कह सकते हैं स्टिग्मा हैज स्पेशल पोटेंशियल to identify genetic makeup of any pollen grains landing on its सरफेस। स्टिग्मा के ऊपर जो भी क्या पोलन ग्रेन है उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, उस पोलन ग्रेन का जो जेनेटिक मेकअप है उसका आइडेंटिफाई करने का इसके पास पोटेंशियल होता है। अब स्टिग्मा के पास जो पोटेंशियल है तो इसकी हेल्प से क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन है, आप जो पोलन ग्रेन आ रहा है उसका जेनेटिक मेकअप को क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, दैट इज टू इनकरेज वेरिएशन को इनकरेज करने के लिए क्या कर सकता है, क्या करेगा, आपने सेम टाइप का जो जेनेटिक मेकअप वाला पोलन ग्रेन है उसको रिजेक्ट कर देगा। स्टिग्मा रिजेक्टेड द पोलन ग्रेन ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप टू इनकरेज वेरिएशन। स्टिग्मा रिजेक्टेड द पोलन ग्रेन ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप, सेम जेनेटिक मेकअप वाला जो भी पोलन ग्रेन होगा उसको स्टिग्मा क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह का जो ये जो कैरेक्टर होता है, ये जो नेचर होता है, जो क्वालिटी होता है किसके पास, स्टिग्मा के पास, इसे बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस क्वालिटी ऑफ स्टिग्मा आर रेफर्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हम समझ गए कि स्टिग्मा के पास पोटेंशियल होता है, क्षमता होता है कि वो क्या कर सकता है, पोलन ग्रेन का जो उसका कोटिंग है उसके जेनेटिक मेकअप को आइडेंटिफाई कर लेता है।
तो आइडेंटिफाई कर लेता है, अगर सेम टाइप का है तो उसको रिजेक्ट कर लेगा, और अगर डिसिमिलर टाइप का है तो क्या करेगा, उसे अपने आप में एक्सेप्ट करेगा, और जब एक्सेप्ट करेगा तब पॉलन ग्रेन को ये परमिशन मिल जाएगा कि आप अपना जर्म पोर के जरिए पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट कर सकते हैं और हमारे इनसाइड क्रॉस कर सकते हैं। तो जब वेरिएशन के लिए क्या करेगा, डिफरेंट टाइप का जो पॉलन ग्रेन होगा उसको अलाउ करेगा, और सेम टाइप का सेम जेनेटिक मेकअप वाला जो पॉलन ग्रेन होगा उसको अलाउ नहीं करेगा, उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देगा। ओके, तो ये सारा जो होता है, ये सारा जो इवेंट होता है, ये सभी इवेंट केमिकल डायलॉग के द्वारा होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे कि हम लोग दो ह्यूमन बैठ गए तो क्या होता है, हमारे पास जो वाद विवाद होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, वॉइस के जरिए या किसी और इशारे के मीडियम से, टेक्निक के जरिए हम उसको बात के जरिए उसको सुलझाते हैं। तो इसमें भी कोई डायलॉग होता है, और वो डायलॉग होता है केमिकल डायलॉग, और उस केमिकल डायलॉग को बोला जाता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो इसके बाद देखते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या है। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या है, पॉलन और पिस्टिल नाम से ही देखिए, टर्म है, वर्ड है, पॉलन, पॉलन दैट मीन्स पॉलन ग्रेन, पिस्टिल रिमेंबर कीजिए, पिस्टिल किसको बोला जाता है, गाइनोसियम के एक यूनिट को, गाइनोसियम के एक यूनिट को पिस्टिल भी कहा जाता है और कार्पेल भी कहा जाता है, याद है। तो दैट मीन्स पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में जो डायलॉग होगा, जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आएंगे तो उन दोनों के बीच जो भी इवेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल और इंट्रैक्शन। तो ये इंट्रैक्शन होगा कब, पॉलिनेशन स्टार्ट कब होगा, जब पॉलिनेशन होगा। दैट मीन्स पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर आकर के लैंड करेगा तो वहीं से लैंड करते के साथ ही, वहाँ पर आते के साथ ही एक इंट्रैक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएगा तो दोनों के बीच डायलॉग शुरू हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई कहाँ से आए हो, कैसे हो, स्पेसीज क्या है तुम्हारा, हमारे सेम स्पेसीज वाले हो या नहीं हो। अगर सेम स्पेसीज वाले हो तो भाई ठीक है, अगर डिफरेंट स्पेसीज वाले हो तो भैया तुम्हारा मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। तो अगर तो ये सारा कुछ होता कैसे है, केमिकल डायलॉग, दैट इज स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं, स्टिकी जो फ्लूइड होते हैं, वो फ्लूइड क्या करते हैं, उस फ्लूइड एक्चुअल में वो सिर्फ वाटर नहीं होता, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन का जो सबसे ऊपर वाला जो एक जाइन लेयर होता है, वो एक जाइन लेयर होता है, उस पर कुछ पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या होते हैं, स्टिकी मटेरियल होते हैं, जिसे पॉलन किट भी कहा जाता है। तो या तो पॉलन किट या कह सकते हैं एक जाइन लेयर, ये सभी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, याद है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम, याद आ रहा, माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर कौन सा सरफेस होता है, टैपेटम होता है, टैपेटम ही उसको न्यूट्रिशन देता है, और न्यूट्रिशन देने के साथ साथ क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन जिसका एक जाइन बना हुआ होता है। तो स्पोरोपोलेनिन को बनाने वाला कौन होता है, टैपेटम। तो जो स्पोरोपोलेनिन जो बना वो भी एक तरह का केमिकल्स है, वो केमिकल टैपेटम के द्वारा बनाया गया। तो टैपेटम तो एक लिविंग सेल है ना, तो उसका कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मेकअप होगा। तो वो जो जेनेटिक मेकअप है, वो उस जेनेटिक मेकअप को ही स्पोरोपोलेनिन और पोलन किट के जरिए, ये जो स्टिग्मा के ऊपर जो केमिकल्स है, इन दोनों के बीच क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन से ही क्या कर लेते हैं, ये जो स्टिग्मा जो है वो क्या कर लेता है, डिटरमाइन कर लेता है कि ये जो हमारे पास जो पॉलन ग्रेन हमारे सरफेस के ऊपर जो लैंड किया है वो पॉलन ग्रेन किस टाइप का, सेम स्पेसीज का है या डिफरेंट स्पेसीज का है, हमारे लायक है, हमारे लायक यूजफुल है या अनयूजफुल है, यहाँ वेरिएशन को लीड कर सकता है या नहीं लीड कर सकता। तो ये जो केमिकल डायलॉग है, ये जो रेगुलर केमिकल डायलॉग जो हैपन हो रहा है, जो यहाँ पर घट रहा है, बढ़ रहा है, इसी को बोला जाता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। दैट मीन as the pollen grain landed on the surface of stigma, and special chemical
dialogue begins between pollen grain and stigma. These chemical dialogue determine that whether the pollen is like of acceptance or rejection. Understand? That means as the pollen grain landed on the surface of stigma, जैसे ही pollen grain स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर क्या करता है, लैंड करता है, एक स्पेशल टाइप का केमिकल डायलॉग उन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है। और यही केमिकल डायलॉग है क्या डिटरमाइन करता है कि pollen grain जो है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है, और जो एक्सेप्टेबल होगा उसे अलाउ कर दिया जाएगा एंट्री के लिए, और जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा उसका एंट्री ब्लॉक कर दिया जाएगा। दैट इज acceptable pollen grain allows to develop pollen tube inside its cell for further इवेंट्स। यही हमारा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंड सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ये तो हम नेचुरल मेथड के बारे में देखें कि नेचुरल मेथड जो है प्लांट का लिए है, वो नेचर ने क्या ऐसा उसमें डेवलपमेंट किया कि वो क्या कर सकता है, आउट ब्रीडिंग को लीड कर सकता है। उसके साथ साथ पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को भी हम लोग देख लिए। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या, आर्टिफिशियल टेक्निक क्या है जिसके जरिए हम वेरिएशन को ला सकते हैं, सुपर क्वालिटी जो हमारा इच्छा, उस इच्छा के अनुसार से हम प्लांट को, सीड को डेवलप कर सकते हैं। आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।